दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट की एक ऐसी टीम की जो घर पर अच्छा खेल लेती थी लेकिन बाहर जाकर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती थी। इस टीम का ओवरसीज रिकॉर्ड बहुत ही खराब था, पर अब इस टीम की किस्मत बदलने वाली थी। क्या है ये कहानी, कैसे हुआ ये सब, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मैं हूं सुमित पांडे, आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिकेट कनेक्ट। 3 जनवरी 1971 का दिन था। विजय मर्चेंट के नेतृत्व में 4 सिलेक्टरों की कमेटी ने आने वाले वेस्ट इंडीज दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को चुनने के लिए एक बैठक बुलाई। अजीत वाडेकर भारतीय टीम के एक प्रमुख खिलाड़ी थे, लेकिन उस दिन उन्होंने सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग पर खासा ध्यान नहीं दिया और वो अपने घर के पर्दे खरीदने के लिए शॉपिंग करने के लिए चले गए। इसका कारण था कि उनकी फॉर्म बहुत बुरी चल रही थी। क्रिकेट टीम में जगह मिलने की अजीत वाडेकर को कोई उम्मीद नहीं थी। उस वक्त वाडेकर ने तब के कप्तान नवाब पतौड़ी से रिक्वेस्ट की कि वो प्लीज उनका ख्याल रखें और टीम में उन्हें जगह मिलने में उनकी मदद करें। इस बात पर पतौड़ी ने भी उन्हें हाँ कर दिया था। असल बात यह है कि तब पतौड़ी का फॉर्म भी बहुत बुरा चल रहा था और उन्होंने भी वाडेकर से वही सवाल किया कि अगर वाडेकर कप्तान बनते हैं तो वो भी पतौड़ी को वैसे ही फेवर करेंगे। वाडेकर पतौड़ी की बात को सोचकर हाँ कर देते हैं, क्योंकि वाडेकर को लगता है कि जब उनकी टीम में ही जगह पक्की नहीं है तब कैप्टन बनना तो बहुत दूर की बात है। खैर, जब वाडेकर शाम को घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर प्रेस रिपोर्टर्स का एक पूरा जमावड़ा लगा पड़ा है, जो उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का नया कप्तान चुने जाने पर बधाइयां दे रहा है। जी हां, सिलेक्टर्स ने वाडेकर को इंडियन टीम का नया कप्तान बना दिया था और पतौड़ी को टीम से ही हटा दिया था। विजय मर्चेंट ने कुछ बड़े परिवर्तन करने का फैसला कर लिया था। कुछ सीनियर खिलाड़ियों को जाने देने का फैसला और टीम में नई प्रतिभा को आने देने का फैसला। ऐसे ही एक प्रतिभा थी, एक युवा लड़का जिसका नाम था सुनील गावस्कर, जो आगे चलकर ना सिर्फ भारत का बल्कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन बनने वाला था। चुनी गई भारतीय टीम के खिलाड़ियों के नाम थे अजीत वाडेकर, वेंकट राघवन, बिशन सिंह बेदी, सलीम दुर्रानी, सुनील गावस्कर, देवराज गोविंदराज, एमएल जयसिम्हा, जयंती लाल, रूसी जीजी भॉय, पी कृष्णमूर्ति, अशोक मानकड़, प्रसन्ना, दिलीप सरदेसाई, एकनाथ सोलकर और गुंडप्पा विश्वनाथ। भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के लिए रवाना हो गई। पहले लंदन के रास्ते और फिर न्यूयॉर्क से होते हुए बारबाडोस जा पहुंची। इंडिया वेस्ट इंडीज के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज होनी थी। वेस्ट इंडीज की टीम में रोहन कन्हाई और क्लाइव लॉयड जैसे धाकड़ बल्लेबाज थे और गेंदबाजी में भी कम नहीं थे वो। वैन बर्न होल्डर और ग्रेसन शाइलिंगफोर्ड और कीथ बोयस जैसे तेज गेंदबाज भी वेस्ट इंडीज की टीम के पास थे। लेकिन वेस्ट इंडीज के उस वक्त के सबसे महान खिलाड़ी तो दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर गैरी सोबर्स थे, जो वेस्ट इंडीज की कप्तानी भी कर रहे थे। 1970 के अंत से ही सभी का ध्यान इंडियन टीम की आने वाली कैरिबियाई यात्रा पर था। भारत का वेस्ट इंडीज के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत ही खराब था। पिछले टूर में 1962 में स्कोर लाइन बहुत खराब थी। भारत 0-5 से सीरीज हारा था। क्या इस बार कुछ बदलेगा? आम लोगों की राय के अनुसार यह असंभव था। इट वॉज मिशन इम्पॉसिबल। इस बार तो बल्कि भारत की टीम में काफी नए खिलाड़ी थे, जैसे गावस्कर, मानकर और सोनकर। ये सभी इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी थे और ऐसे में ये कैसे सोबर्स और उनकी टीम का सामना करेंगे? कौन बनेगा आखिर टीम का माझी? यही सब सवाल सीरीज शुरू होने से पहले सबके दिमाग में चल रहे थे। 18 फरवरी को पहला मैच समीना पार्क किंगस्टन में खेला गया था। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और अपनी फर्स्ट इनिंग्स में 387 रन बनाए। वेस्ट इंडीज ने अपनी फर्स्ट इनिंग्स में 217 रन बनाए। यह मैच बारिश के कारण सिर्फ 4 दिन ही चल सका और मैच ड्रॉ में समाप्त हुआ। लेकिन पहले मैच में किंगस्टन में कुछ खास हुआ था जो जानना बहुत जरूरी है। मैच शुरू होने से पहले बारिश के कारण 1 दिन से अधिक का खेल नहीं हो पाया। भारत की टीम मुश्किल में थी।
भारत का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 75 रन। भारत एक बार फिर हार का मुंह देख रहा था और तब सोलकर ने अनुभवी सरदेसाई के साथ छठे विकेट के लिए 137 रन जोड़े। इसके बाद सरदेसाई ने ऑफ स्पिनर प्रसन्ना के साथ 122 रन और जोड़ दिए और भारत को स्कोर को 387 रन तक पहुंचा दिया। सरदेसाई ने 212 रन बनाए, जो किसी भी इंडियन बैट्समैन के द्वारा वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया गया पहला दोहरा शतक था। इसके जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 217 रन पर ही आउट हो गई। वाडेकर ने वेस्ट इंडीज टीम को फॉलो ऑन दे दिया, जिससे वेस्ट इंडीज के कप्तान गैरी सोबर्स चौंक गए, क्योंकि हारना तो भारत का तय था, पर सरदेसाई की बैटिंग ने और भारत की बॉलिंग ने वेस्ट इंडीज की टीम को हार की कगार पर ला दिया था। वेस्ट इंडीज ने मैच तो बचा लिया, लेकिन भारत ने एक जरूरी मेंटल लड़ाई जीत ली थी। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यह उनके लिए किसी मॉरल विक्ट्री से कम नहीं थी। पिछली सीरीज में 5-0 की हार के बाद इस मैच में वेस्ट इंडीज को फॉलो ऑन देना यह कोई मामूली सी बात बिल्कुल भी नहीं थी और इससे इंडियन टीम का जोश और हिम्मत कई गुना बढ़ गई थी। इसके आगे की कहानी तो और भी दिलचस्प है। वेस्ट इंडीज की स्टार प्लेयर्स वाली टीम को भारत की साधारण सी टीम ने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया था। कहां तो वेस्ट इंडीज ने पक्का इस मैच में भारत को हराने का सोचा हुआ था और कहां उसे ही मैच बचाने के लाले पड़ गए थे। दूसरा मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया। मैच सीरीज के लिए इंपॉर्टेंट था। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने 214 रनों का स्कोर बनाया, जिसमें चार्ली डेविस ने सबसे ज्यादा 71 रन बनाए। सुनील गावस्कर, जो पहले मैच में चोट के कारण नहीं खेल पाए थे, वह इस मैच में भारत के लिए ओपनिंग करने आए और उन्होंने अपने पहले ही मैच में शानदार 65 रन बनाए। सबसे महत्वपूर्ण योगदान किंगस्टन के हीरो सरदेसाई और सोलकर का आया। दिलीप सरदेसाई ने 112 और सोलकर ने 55 रन जोड़े। भारत ने अपनी पहली पारी का स्कोर शानदार 352 रन तक पहुंचा दिया। सरदेसाई ने सीरीज में दूसरी बार शतक बनाया। तीसरे दिन की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग रही। यह भारत का लकी दिन था। वेस्ट इंडीज के बैट्समैन चार्ली डेविस को नेट प्रैक्टिस के दौरान आंख में गंभीर चोट लग गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। भारत की किस्मत तब और भी चमक गई जब फ्रेडरिक्स उनके पिछले दिन के स्कोर पर ही आउट हो गए। वेस्ट इंडीज की टीम अब बहुत मुश्किल में थी, लेकिन क्लाइव लॉयड और गैरी सोबर्स जैसे धुरंधर बल्लेबाज अभी भी बचे हुए थे। लॉयड ने कुछ बेहतरीन शॉट्स के साथ मुकाबला करने की कोशिश की और फिर कप्तान वाडेकर ने एक ऐसी चाल चली कि सबके सब हैरान होकर रह गए। उन्होंने सलीम दुर्रानी को बॉलिंग के लिए बुलाया और खुद मिड विकेट पर जाकर फील्डिंग करने लगे। ऐसा लगा मानो वाडेकर ने जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। क्लाइव लॉयड ने बॉल को सीधा वाडेकर की तरफ मारा और भारतीय कप्तान वाडेकर ने उस कैच को पकड़ लिया और लॉयड को आउट कर दिया। दुर्रानी की अगली बॉल तो और भी खतरनाक साबित हुई। इस बॉल ने वेस्ट इंडीज कप्तान गैरी सोबर्स के डिफेंस को बीट करके उनका लेग स्टंप उड़ा दिया, लेकिन फिर कप्तान वाडेकर ने एक ऐसी चाल खेली कि सबके सब हैरान हो गए। उन्होंने सलीम दुर्रानी को बॉलिंग के लिए बुलाया और खुद मिड विकेट पर फील्डिंग करने पहुंच गए। ऐसा लगा मानो वाडेकर ने जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। क्लाइव लॉयड ने बॉल को सीधा वाडेकर की तरफ मारा और भारतीय कप्तान वाडेकर ने उस कैच को पकड़ लिया और लॉयड को आउट कर दिया। दुर्रानी की अगली बॉल तो और भी खतरनाक साबित हुई। इस बॉल ने वेस्ट इंडीज के कप्तान गैरी सोबर्स के डिफेंस को बीट करके लेग स्टंप की बेल्स को गिरा दिया। क्रिकेट में अगर कोई दो ऐसी गेंदें हैं जिसने सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई हो किसी टीम को, तो वो दो गेंदें यही दो गेंदें थी। वेस्ट इंडीज 261 रन बनाकर आउट हो गई। भारत को जीतने के लिए केवल 124 रनों की ही आवश्यकता थी। उभरते हुए स्टार गावस्कर ने 67 रन बनाए और भारत ने पहली बार वेस्ट इंडीज को टेस्ट मैच में हरा दिया। सोबर्स ने बाकी तीनों मैचों में सीरीज को बराबर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी इस कोशिश को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। सीरीज में सबसे ज्यादा योगदान सुनील गावस्कर का रहा। उन्होंने पूरी सीरीज में 774 रन बनाए।
एक सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा स्कोर करने का ये हाईएस्ट स्कोर है और आज भी ये रिकॉर्ड बरकरार है। इस सीरीज के बाद वेस्ट इंडीज के प्रशंसक सुनील गावस्कर के बड़े फैन बन गए और उन्होंने सुनील गावस्कर के लिए गाने तक बना डाले। तो ये थी एक कमजोर टीम द्वारा एक बहुत ही मजबूत टीम को हराने की कहानी। लेकिन अभी तो केवल ये बस शुरुआत थी। ये तो भारतीय टीम के उरूज के लिए सिर्फ एक कदम था। अभी पूरी कहानी तो आना बाकी है। आप बस हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए।